Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analyze our unit 14 inclusive and participative governance. Friends, in our channel we have two types of students. One particular students came from South India and Northeast region and they comfortable in English language, and some Western and Northern Indian student prefer Hindi language. So I delivered my lecture in both languages, so you can easily relate it to your own medium. So friends, this is most important unit, inclusive and participative governance. So let's start with very basic thing, means what is meant by inclusive. So inclusive means the empowerment of marginalized section, restoration of human dignity and sustainable livelihood. And the participative, it means the citizens ability to develop alternatives and cost effectiveness decisions and responsiveness, or we can say the citizens maximum participation in the governance. तो ये है इंक्लूसिव। और इसका मतलब, इंक्लूसिव का मतलब मैंने बताया आपको कि इंक्लूसिव का बात ही ये है कि मार्जिनलाइज जो सेक्शन है जैसे SC ST वुमेन वर्ग, उनको एम्पावर करना, ह्यूमन डिग्निटी को रिस्टोर करना और सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब सभी लोगों को बेसिक नीड्स फुलफिल कराना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। ये सारी जो मतलब है ये हुआ इंक्लूसिव का। एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का मतलब क्या है? पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस मीन्स स्टेक होल्डर्स जो पीपल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना, इसके अलावा वो एक्टिवली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना जो एक्ट है, अपना जो वर्क है वो परफॉर्म करें, और गवर्नमेंट के प्रति या हम कहें कंट्री के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी वो फुलफिल करें। सो ओवरऑल वी कैन से दैट दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस. So in 2011, friends, the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, in his lecture delivered at Harvard University, pointed out that clean environment without pollution, prosperity without poverty, peace without fear of war, and a happy place to live for all citizens of the world. तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच में स्पेशली पॉइंट आउट किया कि क्लीन एयर, ठीक है, मीन्स पोल्यूशन जहाँ पे ना हो, प्रोस्पेरिटी हो मीन्स वेल्थ सबके पास और कोई गरीब ना हो, पीस हो, कोई फियर ना हो वॉर्स और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, एंड हैप्पी पीसफुल लाइफ जहाँ पे सभी लोग मिल के रहें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, ये उन्होंने बोला था. सो वी कैन से व्हाट इज़ नीडेड इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल नेशन and multiple institutions and people from across the globe towards common objective. और उन्होंने कहा था ये जो चीज़ें हैं वो तभी अचीव कर सकते हैं जब ग्लोबल लेवल पे जो पीपल हैं वो एक साथ आएँ, मल्टीपल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीपल नेशंस हैं, सारे लोग केम टुगेदर एंड एक कोऑर्डिनेशन के साथ फिर वो आगे बढ़े. तो ये हुआ. नेक्स्ट है फ्रेंड, ये सारा जो मैंने अभी बताया आपको वो इंट्रो में लिखना है ये सब चीज़ें. नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन इंडिया. तो फ्रेंड, the case of Bhopal gas tragedy, which took place in December 1984, a highly toxic leak of methyl isocyanate gas from the pesticide plants, means UCIL, Union Carbide India Limited in Bhopal, claimed the lives of over 5,000 and injuries around 5 lakh individuals. So such industrial disaster is a wake-up call for the ongoing and upcoming corporate projects with the environmental standards. तो हमें ये समझना ये होगा कि जो पार्टिसिपेशन जो कॉन्सेप्ट है, या मीन्स जो सिटीजन पार्टिसिपेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ. तो इसका जो बैकग्राउंड है वो जाता है 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी को. वहाँ पे कंपनी थी UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, और उससे क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो रिलीज़ होती है, और ये गैस इतनी हार्मफुल थी कि अराउंड 5,000 पीपल मारे जाते हैं और 5 to 7 लाख पीपल जो हैं वो अफेक्ट होते हैं इससे बुरी तरीके से. उसके बाद हमें लगा कि नहीं, वी नीड ए हाईली स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स विच विल वी फॉलो इन ईच प्रोजेक्ट. तो यहाँ से एक सिटीज़न कहने मतलब वो इतना विरोध इतना हुआ उस चीज़ का, लोग सड़कों पे आए और
वेरियस जो NGOs और वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी पहली बार ये उठाया कि नहीं, पीपल्स पार्टिसिपेशन का होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट को हमारी सुननी होगी। ठीक है, कहने का मतलब वो हम आगे देखेंगे। मीन्स इन लेटर इन 1994 people's involvement became mandatory with the promulgation of Environment Impact Assessment (EIA), and it states that environment clearance is possible only after the public consultation in project related to the mining, thermal power plant, river valley infrastructure, highway, port, airport, industries XYZ। 1994 में क्या हुआ, जो एक कॉन्सेप्ट को हमने अपनाया, दैट इज मीन बाय द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने लेक्चर में ये बोलता हूँ, आप न्यूज़पेपर की जो सीरीज़ में स्टार्ट की हुई है, मीन्स न्यूज़पेपर में एनालिसिस करता हूँ, टाइम निकाल के उसको भी ज़रूर सुनो डेली बेसिस पे। उससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक इंसाइट डेवलप होगी और बहुत कुछ आपको विद इन 1 वीक आप उसको रिलीजियसली निभाएं उस न्यूज़पेपर सीरीज़ को, और आप खुद अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो अभी मैंने कहा कि 1994 में पीपल्स इन्वॉल्वमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया, किसमें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। तो आज मैंने न्यूज़पेपर में ये बताया था कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या अंतर होता है। तो ये सब चीज़ें मीन्स हम न्यूज़ से भी रिलेट करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हमें नॉलेज आती है। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट स्टार्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और पोर्ट और माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, इन सब से रिलेटेड, तो उनको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितना उसमें कॉन्सिक्वेंस होंगे, कितने पौधे कटेंगे, कितना नुकसान होगा, वो सारा असेसमेंट करना होता है। उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट जो उसको क्लियरेंस मिलती है। एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में होता है कि मान लो कोई पीपल जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उसके आसपास, मान लो कोई आपको डैम बनाना है लेकिन आसपास लोग रह रहे हैं तो उनको हटाना पड़ेगा वहाँ से। जंगलों से कोई प्रोजेक्ट गुजर रहा है जैसे रेलवे लाइन, कोई अदर प्रोजेक्ट, वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, मान लो उनको हटाना पड़ेगा। तो जो पीपल से रिलेटेड जो असेसमेंट होगा वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। और इन्वायरमेंट जहाँ मीन्स लोग नहीं रहते, सिर्फ इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। और कई जगह ये दोनों असेसमेंट देखने को मिलते हैं। तो इनको मैंडेटरी कर दिया गया 1994 में। एंड लेटर अगर हम बात करें कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सो हम समझ सकते हैं कि अभी इंक्लूसिव जो है उसका मतलब ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करना और सभी को साथ लेके चलना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का मतलब सभी की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन इन इंडिया में आपको लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव गवर्नेंस। सो it includes providing equality of opportunity, सेम जो ऊपर रिपीट किया, empowering people through education and skill development। तो और देखो इसमें मार्जिनलाइज सेक्शन के साथ साथ अदर पीपल भी जो है, कॉमन मीन्स एवरी सिटीजन, उनको अपॉर्चुनिटी देना, एम्पावर करना, उनको एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट कराना। and the projects which we will be start is based on the environment friendly assessment growth and aims for good governance and help in the creation of sensitive society। तो एक ऐसी सोसाइटी तैयार करना जो सेंसिटिव हो, जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को भी फील करे, तो वो फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम से कम करेंगे। इसके अलावा सभी को साथ लेके चलना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए चलना, एक बेसिक सा मतलब हुआ। एंड इन 2013 द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर्मली guided the state government to adopt gender responsive budgeting in all the department and the local bodies। So to expedite the process, the ministry informed the state to establish a task force and the gender budgeting। So the concept of gender responsive budgeting was adopted to tackle gender inequality in all the level of the government, means at the central level and the state level। तो 2003 में इस इंक्लूसिव गवर्नेंस के तहत ही क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया कि हम जेंडर रिस्पॉन्सिव नाम का बजट स्पेशल डालेंगे हर डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज़ में। एंड दिस पर्टिकुलर बजट विच इज़ नोन एज जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट, ये क्या होगा, ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है, जैसे मेल और फीमेल के वेजेस में कई बार अंतर होता है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये रिमूव करेगा। और इस बजटिंग का जो काम है वो स्पेशल क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करना। तो ये पूरा इंक्लूसिव गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
इसी में ही अगर हम फर्दर बात करें सब टॉपिक दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी, मीन्स इंक्लूसिव सोसाइटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन कौन से प्रोविज़न हैं। सो फ्रेंड्स, द फंडामेंटल राइट मीन्स आर्टिकल 14 to 16 of the Indian Constitution indicate that every person who lives within the country are equal before the law and no one be discriminated to realize their right and based on religion, race, caste, gender and place of birth। और जैसे केस एग्जांपल अगर समझे हम एक केस स्टडी से, सो इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस इन 2017 Pratika Yashini from Tamil Nadu became India's first transgender sub-inspector in the police. But despite all the eligibility conditions fulfilled, the Tamil Nadu Uniform Service Recruitment Board disqualified her candidate based on the gender. So finally she filed her case in the Madras High Court and subsequently the board had to notify transgender as the third category. And currently Pratika along with 21 other transgenders is a part of police cadre. So this is the best example of the constitutional framework for inclusive society. तो आर्टिकल 14 to 16 फ्रेंड्स हमारा ये बोलता है कि मीन्स फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 की सभी लोग राइट इक्वल बिफोर द लॉ होंगे। और इसके अलावा जो आर्टिकल 15-16 है वो यही कहते हैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर। और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग जो इंक्लूसिव सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे बचाया, उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन जो थे प्रतीका याशिनी, तमिलनाडु, उसमें उन्होंने पुलिस का फॉर्म भरा, सी सिलेक्टेड। अब वो सी और ही आप उसको किसी कैटेगरी में रखो क्योंकि थर्ड जेंडर हैं तो उनको वो सिलेक्ट हो गए। बट जो तमिलनाडु जो यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड है उन्होंने कहा कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू आर थर्ड जेंडर। और जो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ मेल एंड फीमेल ऑप्शन होता है, थर्ड जेंडर तो है ही नहीं। सो बाद में वो मद्रास हाई कोर्ट में जब केस जाता है तो उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, आगे से आपको हर किसी फॉर्म में थर्ड जेंडर वाला कॉलम भी ऐड करना होगा। एंड फ्रेंड्स आपने देखा होगा इग्नू में भी जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको वो थर्ड जेंडर का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी। सो व्हाट इज मीन बाय दैट फ्रेंड्स? डायमेंशन ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन TBL which refers to reporting that puts equal weight on social equity and environment responsibility as well as the financial performance। देखो ट्रिपल बटन लाइन ये आप ध्यान रखें, मीन्स आप कोई भी जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 चीज़ों को आपको रिपोर्ट करना होगा। सबसे पहले इक्वल वेटेज देनी होगी सोशल इक्विटी को, इट मीन्स दैट सभी लोगों को साथ लेके चलना होगा। द सेकेंड वन इज़ द इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत आपको जो इन्वायरमेंट के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी। एंड थर्ड वन इज़ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो वी कैन से द डेवलपमेंट डायमेंशन ऑफ द TBL इंक्लूड 3 P's। 3 P's मतलब पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, planet related to the environmental responsibility, and people belongs relate to the social equality। So institutional framework means आप कोई भी जब इंस्टीट्यूशन आप सेटअप करते हैं तो उसमें बेसिक इंक्लूसिव सोसाइटी को लेके क्या प्रोविज़न बताए गए हैं, वो बताए गए हैं ट्रिपल बॉटम लाइन में TBL में, जिसके तहत हर एक इंस्टीट्यूशन को ये 3 चीज़ों पे जोर देना होगा। इक्वल वेटेज ऑन द सोशल इक्विटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पहले क्या था, अगर हम बात करें पहले ये जब इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था उस दौरान क्या था, अगर हम समझे तो सिर्फ प्रॉफिट को देखा जाता था। हर एक इंस्टीट्यूशन जो सेटअप होते थे जस्ट दे फोकस्ड ऑन द प्रॉफिट ओनली। बट अब ऐसा नहीं है, अब 3 P पे ध्यान देना है, पीपल एंड प्लेनेट एंड द प्रॉफिट। Next, corporate social responsibility means CSR. The purpose of corporate social responsibility is to give back to the community। पहले क्या होता था, जो भी ये कॉर्पोरेट सोसाइटी इनका एक ही काम था, जस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट।
अभी एक कॉन्सेप्ट आ गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। इट मीन्स दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन विच द कॉर्पोरेट वर्ल्ड गिव बैक टू द कम्युनिटी। क्योंकि देखो आप कोई मीन्स आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो इन्वायरमेंट को भी वो पोल्यूट कर ही रहा है कहीं ना कहीं, बहुत सारी ऐसे वो चीज़ें निकाल रहा होगा जो इन्वायरमेंट को में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इसीलिए ये कॉर्पोरेट सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बदले में सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। एंड द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ द काउंटर इंक्लूसिव, it means the bridge of the inequalities government took for the development alternatives and try to create equal opportunities for all। तो जो इंस्टीट्यूशनल में ही जो मैंने आपको बताया कि एक तो TPL की मैंने बात की, इंस्टीट्यूशनल में एक इन्वायरमेंटल डायमेंशन और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो CSR अभी जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। उसके जो थर्ड है वो है प्रोएक्टिव अप्रोच टू द काउंटर एक्सक्लूजन। मीन्स सिंपल सी हम बात करें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होंगी, डेवलपमेंट के अल्टरनेटिव मॉडल्स ढूंढने होंगे और इनइक्वालिटीज़ किसी भी फॉर्म में उसको रिमूव करना होगा। ये है प्रोएक्टिव अप्रोच टू काउंटर एक्सक्लूजन। फ्रेंड्स, एक्सक्लूजन वर्ड का मतलब होता है जो प्रॉब्लमेटिक है, जो प्रॉब्लम्स है, मीन्स उनको हमें रिमूव करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें प्रोएक्टिव अप्रोच मीन्स एक प्रॉपर अप्रोच लेके चलनी होगी। एंड नेक्स्ट इज द सोशल एंटरप्राइज फ्रेमवर्क। सो इसमें क्या है, इट मीन्स दैट थ्रू विच द कम्युनिटी ऑफ पीपल हु सीक टू बिल्ड सस्टेनेबल इकोनॉमी, it intend to reduce inequalities and social stigma, and Reserve Bank of India has made access to easier credit for small and medium enterprise and the marginal farmer। तो social enterprise framework, इसके तहत क्या होता है कि जो पिछड़ मतलब फॉर एग्जांपल जो स्मॉल फार्मर्स हैं, इसके अलावा जो एंटरप्राइज हैं, जो नए बिजनेसमैन हैं जो अपना इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो भी अपने आप को बढ़ावा दे सकें, अपना डेवलप करा सकें और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए फ्रेंड्स, ये सारे हैं आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपका ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सोसाइटी को गिव बैक मतलब बदले में देना होगा, उसको सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा। प्रोएक्टिव अप्रोच काउंटर एक्सक्लूजन, मीन्स किसी भी रूप में जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को हम कम आंकते हैं, उनको नीचा सोच देखते हैं, उनको SC ST या इस तरीके से कमज़ोर मानते हैं, उन सब एक्सक्लूसिव को रिमूव करना होगा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ। एंड द सोशल एंटरप्राइज फ्रेमवर्क, जिसके तहत छोटे जो फार्मर्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारा इंस्टीट्यूशनल के अंदर आएगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। सो within the constitutional commitment to provide equality and equity to all, India has a time and again taken steps to ensure citizenship participation in the governance, such as public interest litigation, citizen charter, right to information। ये हमने पिछली यूनिट में भी देखा था। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत कोई भी इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं गवर्नमेंट की। इसके अलावा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पहले क्या होता था, इफ़ एनी पर्सन हुज फंडामेंटल राइट इज वायलेट, ही और शी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। बट नाउ इन द करंट टाइम, इफ एनी पर्सन हैज़ फंडामेंटल राइट इज वायलेट, देन in this case any person, means we and social organizations, lawyers and all any members can approach to the court on behalf of that person whose fundamental right is violated। so this is known as the PIL public interest litigation। कि पहले क्या होता था, जिसका फंडामेंटल राइट वोलेट होता था सिर्फ वही पर्सन कोर्ट में जा सकता था, लेकिन अब उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन भी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। सो PIL का कॉन्सेप्ट, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस, ऑल दीज कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। उसी में ही पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में ही आगे देखें, पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर इन इंडिया। इट मीन्स दैट
participatory institution have been formed with the intention to move forward the political, social और economical development agenda. जो पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर जो इंडिया में शुरू किया गया था उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि समाज में सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की जाए. किस किस के थ्रू? पहला है रूरल गवर्नेंस. तो पार्टिसिपेटरी जो स्ट्रक्चर इंडिया में दिखता है, जो हमने अपनाया, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है रूरल गवर्नेंस. मीन 73rd अमेंडमेंट जो है, आपको पता है, वो पावर देता है रूरल गवर्नमेंट को, मीन्स पंचायत को, ताकि वो अपने वहाँ पे वेलफेयर रिलेटेड स्कीम और वर्क कर सकें. सो रूरल गवर्नेंस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है फ्रेंड, ग्राम पंचायत एंड द ग्राम सभा. इसमें क्या होता है? एनी पर्सन हु इज अबव 18 ईयर्स ओल्ड बिकेम द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, एंड ग्राम सभा प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर maintaining the peace and for removing the social customs and various practices at the root level. तो ग्राम सभा का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर को ही शो करता है, जिसके तहत ग्राम सभा में 18 ईयर से अबव जो भी मेंबर है गांव में, वो ग्राम सभा का मेंबर हो जाएगा. और ये जो मीटिंगें करते हैं, कई बार समाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, झगड़ा हो गया, उन सबको शॉर्ट आउट करते हैं और पंचायतों के साथ मिलकर ये काम करते हैं. थर्ड वन इज द अर्बन गवर्नेंस, जिसका आर्टिकल है 74 अमेंडमेंट, जो म्यूनसिपल कोऑपरेशन से रिलेटेड है. सो दिस ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर इन इंडिया. ठीक है, तो इसी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में ही हमने पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर इन इंडिया में चीज़ें देखी कि रूरल गवर्नेंस, ग्राम पंचायत एंड द अर्बन गवर्नेंस. नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि व्हाट आर द वेरियस टूल ऑफ द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. सो उसमें अगर हम रूल में बात करें तो सबसे पहला है फ्रेंड्स सोशल मैपिंग. और सबसे पहले अगर आप पार्टिसिपेटरी टूल्स को अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मीन्स PRA इज ए पावरफुल टूल टू मैप विलेज लेवल रिसोर्सेज. गांव में ना देखो कितना पानी है, कितना वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, कितने वहाँ पे स्कूल है या नहीं है, इन सब रिसोर्सेज को पता लगाने के लिए जो टूल है उसका नाम है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, PRA. तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल हुआ जिससे हम विलेज लेवल पे चीज़ों को आसानी से हमें पता लग जाएगा कि किस गांव के पास कितना रिसोर्स है. नेक्स्ट वन इज़ द सोशल मैपिंग. तो सोशल मैपिंग इज़ द पार्ट ऑफ PRA, मीन्स वही पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, एंड विच फोकस ऑन द मैपिंग. जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड, आपके घर के जो मैप है, आपकी कितनी ज़मीन है, रोड कितना है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ये सारा सोशल मैपिंग के तहत ही होता है और उसी को ही हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल. नेक्स्ट जो टूल है वो है कम्युनिटी स्कोर कार्ड. इसमें क्या होता है? इट्स इज़ ए सोशल अकाउंटेबिलिटी टूल जो कि हेल्थ सर्विसेज को देखेगा कि वहाँ पे क्लिनिक जो और हॉस्पिटल कितने चीज़ें हैं, डॉक्टर विजिट करते हैं या नहीं, सैनिटेशन क्या क्या प्रोविज़न है. तो नाम से ही समझ आ रहा है कम्युनिटी स्कोर कार्ड. इसका मतलब एक कार्ड है, और कम्युनिटी स्कोर मतलब कि कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, और इसमें स्पेशली फोकस किया जाता है हेल्थ सेक्टर पे. तो हॉस्पिटल हुए, मैटरनिटी वार्ड हुए जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, इसके अलावा स्टाफ और पेशेंट के बीच रिलेशन कैसा है, वहाँ पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डॉक्टर विजिट करते हैं या नहीं. सो दीज आर द केम अंडर द कम्युनिटी स्कोर कार्ड. सो कम्युनिटी स्कोर कार्ड इज द सेकेंड टूल फॉर नोइंग द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. नेक्स्ट वन इज द सिटीजन फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टूल किट, जिसके तहत इन्वायरमेंट को असेस्ट किया जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले. So this is also the important tool. Next is friend social media technology including जैसे Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, ये सब टेक्नोलॉजी भी क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और एक नेटवर्क कनेक्ट करती है. तो ये भी पार्टिसिपेटरी का ही एक इम्पोर्टेंट टूल है. सो दीज आर द वेरियस टूल ऑफ द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. Next, just a minute. Next topic is friend inclusive and participative governance में की issues and challenges. तो ऊपर हमने ये सब बेसिक इसके
पार्टिसिपेटरी टूल देखे, वेरियस उसके हमने अदर डायमेंशन समझे, डेफिनेशन समझी, तो अभी आता है कि की इशू क्या है, चैलेंजेस क्या हैं सबसे बड़े जो हमारे सामने। तो ये चैलेंजेस को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है फ्रेंड्स वो है जेंडर इम्बैलेंस। आपको भी पता है कि रूरल एरिया में खासकर अगर हम बात करें तो इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, जेंडर इम्बैलेंस। और यहाँ पे स्पेशली हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव के मामले में, जैसे मीन्स विद 50% रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडीज येट वुमेन आर नॉट एबल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एम्पावरमेंट, है ना, कि जो महिलाएं हैं वो या तो सरपंच बनती भी हैं तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के कारण उनके हस्बैंड ही वो सब अपनी चलाते हैं। इसके अलावा जो 50% मीन्स वुमेन की ही स्पेशली फोकस है कि जेंडर इम्बैलेंस में, कि रिजर्वेशन देने के बावजूद भी वुमेन की कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इसके अलावा सभी वुमेन्स को कास्ट मीन्स ये जो एजुकेशन प्रोवाइड, उनको इनकम में पार्टिसिपेशन, ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है ना, कई बार मुझे आसपास जब मैं सोसाइटी को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे एक चीज़ का बहुत दुख होता है। जैसे अभी लड़कियाँ जो हैं वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जॉब्स भी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और मतलब लड़कियां कितने अच्छे सेक्टर में, मीन्स लड़कियों को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो कितना अच्छा ग्रो करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि शादी जब होती है तो सभी को सुंदर लड़की भी चाहिए, सभी को पढ़ी लिखी भी चाहिए, लेकिन सबसे जो गवार वाली हरकत जो लोग करते हैं वो क्या कहते हैं कि जी हम जॉब नहीं कराएंगे। तो एक चीज़ बताइए, आपको लड़की सुंदर भी चाहिए, आपको पढ़ी भी लिखी चाहिए, तो आप पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की का क्या करेंगे? मीन्स वो आपके लिए एक फ्रेम की तरह काम करेगी कि रिश्तेदारों में अच्छा लगेगा और वो बाकी घर में ही रहे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जेंडर इम्बैलेंस जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन हमारी इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में, इसको हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना होगा कि एक पेरेंट्स जो अपनी बच्ची पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और वो सब बाद में अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो उनको जीवन भर एक रिग्रेट भी रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी मेहनत का फिर रिजल्ट क्या निकला, आप समझ रहे हो ना। तो ये सेम है, जेंडर इम्बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब सोसाइटीज़ में ये अपने आप में चेंज आएंगी। वुमेन को, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट सिर्फ नहीं करना है, उनको एम्पावर भी करना है, उनको जॉब्स के लिए या बिजनेस या जो भी उनको पसंद है, पर इनको एम्पावर करना होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और यही सबसे, जेंडर इम्बैलेंस ही सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज इज फ्रेंड्स लैक ऑफ सिटीजन अवेयरनेस। जैसे आपको पता भी है कि आज भी जैसे फाइनेंशियल जो हमने बात की ऊपर की, फॉर स्मॉल फार्मर को लोन मिलता है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लोन मिलता है, तो वो सब जो स्कीम्स हैं वो लोगों को नहीं पता होती। So there have been a lot of marginalized sections, the women and especially poor people have the lack of awareness on the governmental schemes and the financial scheme provided by the RBI। तो उनसे रिलेटेड उनको चीज़ें नहीं पता होती, और उसी के चलते फिर कहीं ना कहीं हम बात करें कि वो उतना अपना जो डेवलपमेंट है ये लोग नहीं करा पाते। सो लैक ऑफ सिटीजन अवेयरनेस इज ऑल्सो द बिगेस्ट चैलेंज इन द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड द इंक्लूसिव। इसमें कुछ आगे अगर हम बात करें कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नबार्ड भी बोलते हैं, उन्होंने एक सर्वे किया था और उन्होंने पाया कि बहुत सारे गांव में ऐसे विलेज में जब इन्होंने सर्वे किया तो पाया कि मैक्सिमम पीपल ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि सरकार की कौन सी स्कीम है पैसे से रिलेटेड, और जो किसी को पता भी है तो ये उन लोगों को पता है जो जमींदार हैं, जिनके पास अच्छा खासा ऑलरेडी पैसा है। वो पैसा उधार लेते हैं, फिर सरकारें आती हैं और वो योजना क्या होती है सरकारें कि हम कर्ज माफ़ी कर देंगे। एक्चुअल में फ्रेंड्स कर्ज माफ़ बड़े लोगों का ही होता है, पुअर पीपल का कर्ज माफ़ तो तब होगा ना जब उन्होंने लोन लिया हो, उनको पता ही नहीं होता लोन की प्रोसेस क्या है। सो ये लैक ऑफ अवेयरनेस इज ऑल्सो द बिगेस्ट चैलेंज। नेक्स्ट इज फ्रेंड लैक ऑफ एडुकेट कैपेसिटी बिल्डिंग। मीन्स हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे पीपल एट द लोकल लेवल आर स्टिल इन एडुकेट इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल we can say develop an integrated plan for a district, and joined up dialogue and involvement are yet to be scaled for several districts of India. Training programs on the micro level, disaster resilience, gender issues, budgeting, girl child safety, mental health issues, all these are reflected in the
प्लेन प्रोसेस कि ये क्या है कि लैक ऑफ एडवोकेट कैपेसिटी बिल्डिंग जो ट्रेनिंग है, मीन्स हमारे यहाँ पे उतनी लोगों को पता नहीं है, वुमेंस को, बच्चियों को या गांव में लोगों को नहीं पता कि लड़कियों के लिए क्या स्कीम है, और हेल्थ से रिलेटेड मेंटली हेल्थ ना में साइकोलॉजी भी एक कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी रूट लेवल पे इतने अच्छे से नहीं होते। सो दिस इज़ ऑल मेजर ये जो चैलेंज हैं जो हमें इनको रिमूव करने की ज़रूरत है। एंड सम अदर challenges also friends like geo mapping of resources, scientific collection of the citizen, मीन्स आप इनको ऐसे कह सकते हो, लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें कि इन चैलेंजेस को कैसे हम और मतलब इन चैलेंजेस को रिमूव करके कैसे इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हमने पॉइंट चैलेंज जो लिखे उसी का उल्टा कर दो अब, कि इम्बैलेंस को रिमूव करो, वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करो। इसके अलावा जो पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टी स्टेक होल्डर जिसमें एनजीओ, स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उन सब के थ्रू लोगों को जागरूक करो। एंड प्राइवेसी जो है या फिर एक जो हेल्थ इश्यूज़ हैं और वेरियस जो टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करो। तो ये सब करके हम इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मीन्स ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ये कंप्लीट चैप्टर था। इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए फ्रेंड्स तो यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड मेल, एंड you can easily buy on ₹10 this particular notes. So thank you so much। खूब सारी मेहनत करें, हमेशा बड़े सपने देखें और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।